23 जून 2026 को मुंबई की एक लोकल ट्रेन में 22 साल के एक लड़के को बेरहमी से मार दिया जाता है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी चलती ट्रेन से कूद जाता है और रेलवे प्लेटफॉर्म की भारी भीड़ में पल भर में गायब हो जाता है। उस वक्त पुलिस के पास जांच शुरू करने के लिए कोई सुराग मौजूद नहीं था। पुलिस के पास अगर कुछ था तो वो था सिर्फ एक चेहरा जो रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया था। इस धुंधले सुराग के बावजूद ठीक 15 घंटे बाद वो कातिल पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस का ये ऑपरेशन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था, जिसे अंजाम देने के लिए 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। एक टी शर्ट के छोटे से लोगों का पीछा किया गया। पुलिस की 7 अलग अलग टीमों को मैदान में उतार दिया गया। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे पुलिस ने स्टेप बाय स्टेप इस मर्डर की गुत्थी को सुलझाया। लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि मुंबई लोकल में उस रात आखिर हुआ क्या था, वारदात कब, कहां और किस तरह से हुई, क्योंकि उस रात एक छोटी सी डिटेल ने ही इस पूरी जांच का रुख तय किया था। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। 23 जून 2026 की रात चर्च गेट से नालासोपारा जाने वाली फास्ट लोकल मुंबई की पटरियों पर दौड़ रही थी। रात का वक्त था, इसीलिए लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में ज्यादा भीड़ नहीं थी। उसी दौरान अंधेरी स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म पर एक आदमी आता है, टिकट काउंटर पर रुकता है और फिर ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सवार हो जाता है। इस आदमी का नाम रोशन स्वर्णा था, जिसकी उम्र 30 साल थी और वो मीरा रोड के इलाके का रहने वाला था। रोशन अंधेरी ईस्ट में एयरपोर्ट के पास एक कार्गो हैंडलिंग कंपनी में काम करता था। उस शाम अपनी शिफ्ट खत्म करने के बाद उसने रम की एक पूरी बोतल पी रखी थी। घर जाने के लिए उसने कैब बुक करने की कोशिश की, लेकिन मुंबई की भारी बारिश की वजह से उसे कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, जिसके बाद उसने थक हार कर लोकल ट्रेन पकड़ने का फैसला किया। ट्रेन अंधेरी से बोरीवली के बीच दौड़ रही थी। उसी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में 22 साल के मयंक लोहार भी बैठे हुए थे, जो वसई के रहने वाले थे। बाहर बहुत बारिश हो रही थी और तेज हवाओं के साथ पानी ट्रेन के डिब्बे के अंदर आ रहा था। पानी से बचने के लिए मयंक ने ट्रेन का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन शराब के नशे में धुत रोशन को ये बात पसंद नहीं आई और वो गुस्से से पागल हो उठा। दोनों के बीच पहले तीखी बहस हुई और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। डिब्बे में मौजूद कुछ दूसरे यात्री बीच बचाव करने की कोशिश करने लगे और रोशन को पीछे धकेला। मयंक को कंपार्टमेंट की दूसरी तरफ ले गए ताकि मामला शांत हो सके, लेकिन रोशन का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। उसने अपने बैग के अंदर हाथ डाला और एक चाकू बाहर निकाला। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, रोशन ने मयंक के पेट में सीधे चाकू घोंप दिया। ये सब कुछ महज चंद सेकंड्स के भीतर हुआ, जिससे डिब्बे में मौजूद बाकी यात्री डर गए और खौफ के मारे कोई भी रोशन को रोक नहीं सका। जैसे ही ट्रेन बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर पहुंचने वाली थी, रोशन ट्रेन के पूरी तरह रुकने से पहले ही ट्रैक पर कूद गया। वो तेजी से प्लेटफॉर्म की भीड़ में घुसा और पल भर में गायब हो गया। इधर घायल मयंक को तुरंत स्टेशन के इमरजेंसी रूम में ले जाया गया और फिर वहां से कांदीवली के शताब्दी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन घाव इतना गहरा था कि डॉक्टरों की तमाम कोशिश के बावजूद मयंक ने दम तोड़ दिया। बोरीवली रेलवे पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 103(1) के तहत हत्या का केस दर्ज कर लिया। अब मुंबई पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनके पास पकड़ने के लिए एक फरार कातिल था जिसका ना तो कोई नाम था और ना ही कोई पता। उनके पास था तो सिर्फ सीसीटीवी में कैद उसका धुंधला सा चेहरा। यहीं शुरू हुई मुंबई पुलिस की ये इन्वेस्टिगेशन, जिसने अगले 15 घंटों में इस कातिल तक उन्हें पहुंचा दिया। केस दर्ज होते ही GRP ने एक बड़े पैमाने पर मैनहंट शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन को तेजी से अंजाम देने के लिए कई रेलवे पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को मिलाकर कुल 60 टीमें बनाई गई। हर टीम को एक अलग एंगल से जांच करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। एक टीम को सिर्फ सीसीटीवी फुटेज देखनी थी, एक टीम विटनेसेस से बात कर रही थी, एक टीम स्टेशन के बाहर लगे ट्रैफिक कैमरों पर नजर रख रही थी और बाकी की टीमें टेक्निकल सर्विलेंस और ग्राउंड सर्च में जुट गई थी। पहला और सबसे बड़ा काम था सीसीटीवी फुटेज को खंगालना। जांचकर्ताओं ने चर्च गेट से लेकर नालासोपारा के बीच लगे 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का स्कैन करना शुरू किया। इसमें बोरीवली स्टेशन, अंधेरी स्टेशन, मीरा रोड और नालासोपारा के कैमरे के साथ साथ आसपास के शहरी इलाकों के कैमरे भी शामिल थे। तभी एक सीसीटीवी क्लिप से इस केस में पहला ब्रेक थ्रू मिला। फुटेज में अक्यूज्ड ने जो टी शर्ट पहन रखी थी, उस पर उसकी कंपनी का लोगो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। पुलिस ने बिना देर किए लोगों को आइडेंटिफाई किया और पता लगाया कि लोगो एक कार्गो हैंडलिंग कंपनी का है। पुलिस अधिकारी तुरंत उस कंपनी के ऑफिस पहुंचे और आरोपी की पहचान रोशन स्वर्णा के रूप में कंफर्म हो गई। कंपनी के रिकॉर्ड से पुलिस को रोशन के घर का पता, उसका फोन नंबर और उसके फैमिली डिटेल्स भी मिल गई।
दूसरी तरफ बाकी काम कर रही टीमों ने ट्रैफिक कैमरों की मदद से एक ऑटो रिक्शा को ट्रैक कर लिया। बोरीवली स्टेशन के बाहर लगे ट्रैफिक सिग्नल कैमरों की फुटेज खंगालने पर पुलिस ने देखा कि रोशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 से बाहर निकला था और उसने एक ऑटो रिक्शा पकड़ी। इसके बाद पुलिस ने कैमरा दर कैमरा और सिग्नल दर सिग्नल उस ऑटो रिक्शा का पीछा करना शुरू कर दिया, जिससे साफ हो गया कि ऑटो मीरा रोड की तरफ जा रहा था। अब पुलिस को पक्के तौर पर पता था कि रोशन मीरा रोड के इलाके में ही कहीं छुपा हुआ है। पुलिस की टीमें तुरंत मीरा रोड के लिए रवाना हो गई, लेकिन जब वो उसके ठिकाने पर पहुंची तो रोशन वहां मौजूद नहीं था। वो पुलिस के आने से पहले ही वहां से रफू चक्कर हो चुका था। पुलिस जब मीरा रोड के साईं बाबा नगर में मौजूद मेघदूत टावर पहुंची और रोशन के घर का दरवाजा खटखटाया तो सामने रोशन के 65 साल के बुजुर्ग पिता बाबू स्वर्ण आए। पुलिस ने जब उन्हें सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो उस बूढ़े बाप ने स्क्रीन पर देखते ही अपने बेटे को पहचान लिया। इसके बाद उसके पिता ने पुलिस को रोशन के गुस्सैल स्वभाव और उसकी शराब पीने की आदत के बारे में बताया। पिता ने बताया कि रात को जब रोशन घर आया था तो परिवार को उस पर कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि उसका देर से आना एक सामान्य बात थी। लेकिन घर आते ही रोशन सबसे पहले नहाने चला गया, अपने कपड़े बदले और खून से सने कपड़ों को एक बैकपैक में बंद कर दिया। उसने पहले तो परिवार से कहा कि वो जल्दी वापस आ जाएगा, लेकिन बाद में उसने बताया कि वो पनवेल में अपने मामा के घर जा रहा है और वहीं से मंगलुरु के लिए बस पकड़ेगा। इसके बाद वो कैब बुक करके घर से निकल गया। बाबू स्वर्ण ने पुलिस को रोशन का एक्टिव मोबाइल नंबर भी दे दिया, जिसने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की दिशा बदल दी। पुलिस ने उस नंबर के जरिए टेक्निकल सर्विलेंस और लोकेशन ट्रैकिंग शुरू की, जिससे ये कंफर्म हो गया कि रोशन अभी पनवेल में ही मौजूद है। इसी दौरान पुलिस को एक और बड़ी जानकारी मिली कि रोशन ने बुधवार की दोपहर करीब 3 बजे की मंगलुरु जाने वाली बस में एक टिकट बुक की है। दोपहर के 2 बज रहे थे, यानी बस के रवाना होने में सिर्फ 1 ही घंटे का समय बचा था। पुलिस के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था। पुलिस की एक टीम बिना 1 सेकंड भी गवाए तुरंत पनवेल के लिए रवाना हो गई। पुलिस जब वहां पहुंची तो रोशन चुपचाप बैठा हुआ था और अपनी बस का इंतजार कर रहा था। हिरासत में लिए जाने के बाद रोशन के चेहरे पर खौफ साफ देखा जा सकता था। वो पुलिस से बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था कि जिस पर उसने हमला किया है अब वो कैसा है। पुलिस ने शुरुआती पूछताछ में उसे यही कहा कि पीड़ित का इलाज चल रहा है। इसके बाद बोरीवली जीआरपी ने उसे हत्या के आरोप में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। बोरीवली कोर्ट ने रोशन को 30 जून तक की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। ये वारदात 23 जून की रात को हुई थी और आरोपी की गिरफ्तारी 24 जून दोपहर 2 बजे तक हो गई थी। यानी पुलिस ने महज 15 घंटे के भीतर इस कत्ल की गुत्थी को सुलझा दिया। मुंबई पुलिस और जीआरपी की इस रफ्तार की तारीफ आज चारों तरफ की जा रही है, जिन्होंने महज 15 घंटों के भीतर इस कत्ल के आरोपी को दबोचकर कानून का इकबाल बुलंद रखा। लेकिन इस कामयाबी के बाद अभी भी एक सवाल हमारे समाज के सामने दस का तस खड़ा है कि क्या देश के 13,000 ट्रेनों में लोगों का सफर करना वाकई सुरक्षित है। और उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि एक समाज के तौर पर हम इतने हिंसक और उतावले कब हो गए कि लोग सिर्फ एक ट्रेन के दरवाजे बंद करने जैसी छोटी बात पर किसी की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। आज मयंक तो हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उसका जाना हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी रगों में दौड़ता ये गुस्सा, ये इम्पेशेंस कल किसी और को भी अपना शिकार बना लेगा। अब आप इस पूरे घटनाक्रम पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।